चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है 4s² और s² माइनस 4s प्लस 1 शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में लेंगे 0। शून्य किसमें हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करेंगे। पहली संख्या 4 है, तीसरी संख्या 1। 4 का गुणा 1 से करेंगे। 4 इंटू 1 करते हैं 4 होता है। बीच वाली संख्या -4 है। इस -4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जोड़ या घटाव करने पर -4 और गुणा करने पर +4 आना। इस -4 के टुकड़े होंगे -2 इंटू -2। यहाँ पर और के साथ एस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम इनके साथ एस लगा देंगे। तो यहाँ से पहली संख्या दी गई है 4s²। इस 4s के टुकड़े कर लिए माइनस के 2s माइनस के 2s फिर प्लस का 1 है बराबर में 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से 3 से 4 संख्याएं बन गई। दो संख्याओं में से कॉमन लेना। दोनों में 2s समान आ रहा है 2s कॉमन ले लिया। 4s में से 2s कॉमन लेंगे तो 2s बच जाएगा माइनस पूरा का पूरा 2s कॉमन में चला गया है 1 बचेगा। माइनस का निशान आया माइनस का लगाएंगे। दोनों में कुछ समान नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होता है। 1 कॉमन लेंगे संख्या सेम बचेगी 2s। माइनस का चिन्ह कॉमन में आया तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा प्लस का बराबर में 0 है। यहाँ से 2s माइनस 1 दोनों में समान आया। इसको एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1 कोष्टक के बाहर भी 2s माइनस 1 बचा हुआ है तो भी लिख देते हैं 2s माइनस 1 और बराबर में इसके 0 है। यहाँ से दो स्टेप बनानी है। पहली स्टेप में जो पहला गुणनखंड आया है 2s माइनस 1 इसके बराबर 0 है। ये बन जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से s का मान निकालेंगे। 1 को हटाएंगे माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 2 हटाएंगे 2s के गुणा में है। गुणा वाली संख्या बटे में आती है तो s का मान 1 निकल आया 1/2। इसी प्रकार सेकंड मान निकालेंगे। सेकंड स्थिति बनाएंगे सेकंड स्टेप। तो फिर से 2s माइनस 1 के बराबर 1 लेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 2s माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s के दो मान आए हैं 1/2 और 1/2। और जो शून्य होते हैं s के मान शून्य होंगे। शून्य होते हैं एल्फा और बीटा के। यहाँ पर एल्फा का मान 1/2 है। पहला शून्य एल्फा का मान होता है दूसरा शून्य बीटा का। तो बीटा का मान भी 1/2। इसके बाद प्रश्न में लिखा हुआ है कि शून्य तो ज्ञात कर लिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब हम करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की। यहाँ लिख देते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको 3 मान चाहिए। तो पहला मान a का, b का और c का, ये 3 मान चाहिए होते हैं। a का मान होता है हमारे पास जो यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है बहुपद दिया हुआ है शुरू में ही। जो s² का गुणांक है वो a का मान है 4 आएगा। तो s का गुणांक है वो b का मान है -4 होगा और जो अचर राशि है वो c का मान होता है। 3 मान निकाल लेते हैं a, b और c। यहाँ पर हमारे पास a का मान हो जाएगा 4, b का मान -4 और c का मान 1। शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने का एक सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/1। तो यहाँ से एल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। दोनों मान 1/2 है तो एल्फा और बीटा की जगह लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर का निशान है फिर माइनस आ गया। बी है बी का मान -4 है 4 लिख दिया
बटे में ए का मान 4 है, 4 लिख दिया। इन दोनों का योगफल करना है, बटे वाली संख्या है, ले से लेके योग करेंगे, ले से 2 आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। इधर बन जाएगा 2/2 और इधर 4/4। 2 से 2 काटेंगे एक बार, 4 से 4 काटेंगे एक बार, दोनों पक्ष एक जैसे आएंगे। इसी प्रकार एक सूत्र और लगाना है इसमें। सेकंड सूत्र होता है इसका एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/। एल्फा का मान 1/2 है, इंटू बीटा का मान 1/2, सी का मान यहाँ पर 1 आया था, बटे का मान 4। 1 गुणा 1 करेंगे 1, 2 गुणा 2 किए 4, बराबर इसी प्रकार ये भी 1/4। यहाँ भी दोनों पक्ष एक जैसे आएंगे। यदि ये दोनों पक्ष एक जैसे नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमने सवाल में कहीं ना कहीं गलती की। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है हमारा। तो एक जैसे आगे तो लास्ट में लिख देंगे संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या ऐसी है कि उसके अंकों का गुणनफल है 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या याद करनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की यदि संख्या दी हुई हो तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई होता है, एक अंक दहाई होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, कोई भी संख्या दे देते हैं 12, तो 12 में एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है। जो प्रश्न में इकाई अंक और दहाई अंक नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से हम अपनी तरफ से संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक मान लेंगे, लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक x मान लेते हैं और दहाई अंक, दहाई अंक इसको y मान लेते हैं। 2 अंक बन गई, एक संख्या का इकाई अंक हो गए दहाई अंक। अब सवाल ये कह रहा है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है, यानी इसके जो अंक है इकाई अंक और दहाई अंक इनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर इनका गुणनफल करेंगे x इंटू वाई, तो बराबर में आ जाएगा 12। इसको दे दिया हमने समीकरण 1। इसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है जब इस संख्या में जो 2 अंकों की संख्या है इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। पहले हम संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। संख्या, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, सूत्र होता है 10 गुणा में दहाई अंक, दहाई अंक और प्लस में आता है इसका इकाई अंक, इकाई अंक। तो संख्या निकाल लेते हैं। 10 गुणा दहाई अंक हमने y मान रखा है, प्लस इकाई अंक हमने x माना है। तो संख्या बन गई हमारे पास 10y प्लस x। अब प्रश्न में है यदि इसमें 36 जोड़ दें, इस संख्या में 36 जोड़ दें, जो ये हमारे पास संख्या बनी है 10y प्लस x, इसमें यदि हम 36 जोड़ें तो सवाल इस प्रकार बन जाएगा 10y प्लस x, इसमें जोड़ दिया हमने 36, तो क्या बन जाता है 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलने का मतलब है इकाई अंक दहाई अंक बन जाएगा, दहाई अंक इकाई अंक बन जाएगा। ये जो संख्या बनी 10y प्लस x में इकाई अंक के स्थान पर दहाई अंक चला जाएगा, दहाई अंक के स्थान पर इकाई अंक आ जाएगा। तो संख्या थी हमारे पास 10y की जगह x आ जाएगा, प्लस x आता है, x की जगह y आ जाएगा। इस प्रकार संख्या, यानी इस प्रकार ये समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से हम इस समीकरण को हल करेंगे। 36 को इधर ले लेते हैं, पक्षांतरण करते हैं, 10x प्लस वाई को इधर ले। यहाँ पर दिया हुआ है 10y, यहाँ से y को इधर लिया, माइनस का हो गया, यहाँ पर एक प्लस का x है, यहाँ से 10x इधर लिया, माइनस का हो गया, बराबर 36 प्लस का है, इधर लिखा, माइनस का हो गया। तो यहाँ से बन जाएगा ये प्लस के 8x और माइनस के 9x, 10x, ये बचेंगे माइनस के 9x, प्लस के यहाँ पर 10y है, माइनस का 1y है, तो प्लस के 10y और बराबर में 36।
तो इस पूरे समीकरण में तो ये 10y 1y है, 1y कम करेंगे तो ये 9y प्लस का 9y। इस पूरे समीकरण में 9 का भाग जा रहा है और इधर ये माइनस का चक्कर है। तो यहाँ से हम इस पूरे समीकरण में शुरू की संख्या माइनस की है तो -9 का भाग दे देंगे पूरे समीकरण, -9 का भाग देने पर -9 x में -9 का भाग दिया, -9 कट जाएगा, x हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 9y है, इसमें -9 का भाग देंगे तो ये माइनस के y बच जाएंगे और -36 में -9 का भाग दिया तो प्लस के 4 हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके x के या y का मान निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किसी भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से यहाँ से आप x का मान निकालो, चाहे समीकरण 2 से x का या y का कोई सा भी मान निकाल के एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। तो यहाँ से हम x का ही मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से मान निकालेंगे हम x का मान हो जाएगा 4 प्लस y। अब यह मान हमको समीकरण 1 में रख देंगे, 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है x इंटू वाई बराबर 12, तो यहाँ पर x हट जाएगा, x की जगह हो जाएगा 4 प्लस y। शुरुआत में x आया है, x को हटा दिया, यहाँ लिख दिया 4 प्लस y। x का मान हो गया x के लिए, उसके बाद गुणा में है y, तो गुणा में लिख दिया y और बराबर में दिया हुआ है इसके 12। तो यहाँ से कोष्टक हटा के इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम y का अंदर गुणा कर लेते हैं, y का गुणा y से करेंगे y स्क्वायर और y का गुणा 4 से करेंगे 4y हो जाएगा। ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पर 12 है, 12 को यहाँ से हटा के इधर लेंगे, द्विघात समीकरण बन रहा है, पक्षांतरण करके 12 को इधर ले लेते हैं, माइनस का हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, मध्य वर्ग के टुकड़े करके इसको हल करेंगे। पहले y स्क्वायर है, 4y के टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करने, जोड़ या घटाव करने पर 4y और गुणा करने पर -12 आ जाए। तो यहाँ पर हम टुकड़े लेंगे, प्लस के तो ले लेते हैं 6y और माइनस के 2y, लास्ट में माइनस का 12, प्लस के 6y माइनस के 2y, एक 4y प्लस के बचेंगे, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो -12 बन जाता है। तीन संख्याओं से 4 संख्याएं होगी, दो दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर y कॉमन आया इन दोनों में से, y कॉमन लिया, कोष्टक के अंदर बच जाएगा y प्लस 6, इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा ये y प्लस 6 बराबर में 0। तो y प्लस 6 समान आया है, एक बार लिख लेंगे, और कोष्टक से बाहर बचा है y -2 बराबर में रह जाएगी 0। यहाँ से क्या करना है हमको, दो स्टेप बनानी है। पहली स्टेप y प्लस 6 के बराबर 0 लेंगे, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -6। सेकेंड स्टेप लेनी है, सेकेंड स्टेप में y -2 बराबर 0 लेंगे, दूसरे कॉमन करने बराबर 0 लिया, y बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो y के यहाँ पर दो मान आए हैं, एक माइनस का 6 है, दूसरा प्लस का 2 है, तो माइनस वाला मान छोड़ देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर y का मान 2 प्लस वाला, यानी y का मान हमने दाई अंक माना है, दाई अंक हमको मिल गया 2, और इकाई अंक यहाँ पर दिया हुआ x इंटू वाई का मान 12 है, यहाँ से हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x इंटू वाई बराबर 12, x इंटू वाई की जगह 2 हो जाएगा, बराबर में 12 है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी से आ जाएंगे। संख्या का इकाई अंक हमने माना था यहाँ पर इकाई अंक,
इकाई अंक माना है x और x का मान आया है दूसरा दहाई अंक, तो दहाई अंक हमने मान रखा है y और y का मान मिला है हमें 2। तो संख्या क्या बनेगी, दो अंकों की संख्या। इकाई अंक पहले लिखा जाता है, इकाई अंक 6 है, दहाई अंक दूसरे नंबर पर आएगा 2। तो संख्या बनेगी हमारी 26। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 26। छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया हुआ है समांतर श्रेणी दी गई है 10 7 4 और इसमें लास्ट में दिया हुआ -32 के पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और पदों की संख्या को हमेशा हम n से लिखते हैं, यानी इस सवाल में हमको n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर समांतर श्रेणी 10 7 4 है, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 10, यानी a का मान हो गया, a बराबर हो गया 10। b का मान निकाल लेते हैं, b का मान का सूत्र होता है a2 माइनस a। a2 का मान प्रथम पद a होता है, दूसरा a2 a3 इस प्रकार। यहाँ पर a2 7 है और a का मान 10 है, तो 7 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद ये वाला पद होता है जो लास्ट पद होता है, इसको an से लिखा जाता है, जो समांतर श्रेणी के लास्ट में आता है। तो an का मान यहाँ पर दिया हुआ है an बराबर -32। an का मान आ गया, an का सूत्र लगा देते हैं। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, फिर बराबर का निशान है, फिर माइनस का 32 है। तो यहाँ पर हम पहले a का मान लिखेंगे, a का मान 10 है, इसमें 10 लिख दिया, प्लस का निशान आया, n आ गया, n का मान हमको ज्ञात करना है पदों की संख्या, n-1। d आया, d का मान -3 है, यहाँ पर लिख दिया -3 और बराबर का निशान है, फिर 32 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 10 का पक्षांतरण कर लेंगे, 10 को हटाएंगे, ये प्लस में आ रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर माइनस के 32। 10 को यहाँ से हटाया है, प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। यहाँ लिखेंगे n-1 और इधर बन गया है माइनस के, दोनों में जोड़ हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। -3 n-1 के गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगी, 3 का भाग 42 में दे दिया जाएगा, तो दो बार जाता है। यहाँ से -1 है, इस -1 को यहाँ से हटाएंगे, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर बन जाएगा इसमें 14 + 1 15, यानी इस समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या 15 है। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में दिया गया है आकृति में डी समांतर है, यानी चित्र बना हुआ है, चित्र में दिया हुआ है डीई और एसी समांतर। तो यहाँ से भुजा डी देखते हैं हम, यहाँ पर ई लिखा हुआ है ई और यहाँ पर सी, तो डीई यहाँ से ये भुजा दिखाई दे रही है अलग से, डीई ये समांतर है एसी के, तो एसी ये वाली लास्ट। तो यहाँ से हमें दो त्रिभुज लेना है। सबसे पहले हम त्रिभुज वो लेते हैं जिस त्रिभुज के अंदर भुजाएं समांतर आ रही हैं। तो डीई और एसी त्रिभुज ए बी सी में आ रही है। ए बी सी के अंदर एक भुजा एसी है, दूसरी डी है, दोनों ही समांतर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में डी समांतर एसी, डी ई समांतर एसी, ये प्रश्न में दिया गया है, तो आगे कोष्टक में लिख देंगे दिया है। और जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दी गई है तो थेल्स प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं या प्रमेय 6.8 भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर, जैसे यहाँ पर डी पर और ई पर काटती है, तो इन भुजाओं के जो अनुपात आते हैं, छोटे टुकड़े आते हैं, उनका अनुपात बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ से जैसे ऊपर की भुजा लेते हैं, इसका छोटा भाग लिया बी डी और इसका छोटा भाग ए डी, बी डी और ए डी का अनुपात निकालेंगे, तो लिख देंगे बी डी
बटे ए डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी डी लिया है, बी डी के सामने की भुजा लेंगे, बी से ई तक आ रही है, बी ई बटे में आगे ए डी लिया है, ए से डी तक का भाग है, ये सी से ई तक का हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ई सी, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार दूसरा मान दिया गया है, डी एफ और ए दोनों समांतर हैं, तो डी एफ ये वाली भुजा है, यहाँ से अलग दिखाई दे रही है, और ए से ई ये वाली भुजा यहाँ दिखाई दे रही है। अब ये देखेंगे कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ये दोनों भुजाएं आ रही है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे क्या डी एफ में, डी एफ समांतर ए, यहाँ पर लिख देते हैं डी एफ समांतर है ए ई। यदि डी एफ और ए समांतर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय का उपयोग होगा, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय में दो भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो यहाँ पर दो भुजाएं ये समांतर हैं, त्रिभुज ए बी ई में भुजा ए डी आ रही है, इसके छोटे वाले दोनों भागों का अनुपात निकाल देते हैं, बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर होगा बी डी के सामने, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर बी डी के सामने बी से एफ तक का भाग आ रहा है, बी डी के सामने लिख देंगे बी एफ बटे ए डी है, तो यहाँ पर ए डी के सामने एफ ही आ रहा है, तो एफ ई, इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 में यदि एक पक्ष समान हो, जैसे इसमें बी डी बटे ए डी आ रहा है, तो इसमें भी बी डी बटे ए डी आ रहा है, एक पक्ष समान है, तो इसका मतलब जो दूसरा पक्ष है वो भी समान होते हैं, यानी ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बराबर वाला भाग बी बटे ई सी, जो इसके सामने आ रहा है बी ई बटे ई सी बराबर, अब यहाँ बी डी बटे ए डी के सामने आ रहा है बी एफ बटे ए, बी एफ बटे एफ ई, यही हमको सिद्ध करना है, बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई इति सिद्धम। आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न बताया गया है बिंदुओं 5-6 और -1-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष इस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हैं, पहला बिंदु के लो, हमने इसके आगे लिख दिया ए, यानी ए पॉइंट है जिसके निर्देशन 5 और -6 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, और ए के निर्देशन के 5 और -6 है। दूसरा पॉइंट है, इसके आगे बी लिख दिया, और बी के निर्देशन के -1 और -4। तो सवाल ये है कि ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है, जिन बिंदु को जोड़ने से रेखाखंड बनता है वह मान x1 y1 और x2 y2 के होते हैं। जैसे ए और बी को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है, तो ए के मान होंगे, तो ए के निर्देशन वो x1 और y1 के मान होंगे, बी के निर्देशन ये x2 और y2 के मान हो जाएंगे। दोनों बिंदु को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है, इन दोनों बिंदुओं के मान x1 y1 x2 y2 होंगे। इसके बाद सवाल में दिया गया है वो y अक्ष इस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी अनुपात ज्ञात करना है। और जब हमको अनुपात ज्ञात करने होते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, अनुपात हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, यहाँ पर अनुपात मान लेंगे, हम लिख देंगे माना अनुपात के अनुपात 1 मानते हैं, अनुपात के अनुपात 1 है। तो जो अनुपात होते हैं के अनुपात 1 है,
ये है m1 और m2 के मान होते हैं। पहला मान m1 का होता है, दूसरा m2। इसके बाद लिखा हुआ कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र लगाएं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यदि y अक्ष दिया हुआ हो प्रश्न में तो x का सूत्र लगाया जाता है, और x दिया गया हो तो y का सूत्र लगाया जाता है। और जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है उस बिंदु के निर्देशांक भी हमें पता होने चाहिए। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y अक्ष पर कौन सा बिंदु है, P है। यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु P है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 और y। और जो बिंदु रेखाखंड के ऊपर स्थित होते हैं, यहाँ पर P बिंदु रेखाखंड पर स्थित है, तो इसके मान होते हैं x के और y। यहाँ पर y अक्ष का नाम आया है, विभाजन सूत्र लगाएंगे, x का सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से, और सूत्र लगाएंगे हम x का, केवल x का ही लगाना है, y का नहीं लगाना। यहाँ पर x अक्ष होता तो y का लगा देते, y अक्ष है तो x का लगाएंगे। और जब भी अनुपात ज्ञात करने होते हैं x और y में से एक ही सूत्र रह जाता है। x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ x दिया गया है, सबसे पहले x का मान यहाँ पर 0 है, x की जगह 0 लिख दिया, बराबर m1 का मान k है, m2 का मान है, m1 की जगह k इंटू x2 का मान -1 है, यहाँ -1 लिख दिया, प्लस m2 1 है, x1 का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो इधर 0 आ गया, बराबर k का गुणा -1 से किया, माइनस के प्लस 5 गुणा 1 5 बन जाएगा, बटे k प्लस 1। 0 के बटे में कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे, फिर 6 गुणा करेंगे, वज्र गुणा। 0 का गुणा k प्लस 1 से होगा, 0 बन जाएगी। 1 का गुणा -k प्लस 5 से करेंगे तो -k प्लस 5 आ जाएगा। तो पहले 1 का गुणा -k प्लस 5 से करते हैं, -k प्लस 5 बराबर 0 का गुणा k प्लस 1 से करेंगे तो 0 बन जाएगी, -k इज इक्वल टू 5 को यहाँ से हटाएंगे, 0 के माइनस में जाएगा तो -5 बन जाएगा, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 5। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 5 बटे 1, बटे वाली संख्या की अनुपात होती है, तो इसको लिख देंगे 5 अनुपात k। ये हमारा आंसर है। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में दिया गया है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। 4 का यहाँ 4 लिखेंगे, कोट 45 दिया गया है, टेबल से मान होता है कोट 45 का 1 पर घात 2 है, माइनस सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, पर घात 2 है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और इसके ऊपर भी 2 घात। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और 1 का गुणा जब 4 से करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 3/4 ही बचेगा, तो उत्तर आ जाएगा इसमें 3/4। 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्न आकृति, यानी ये आकृति दी गई है, आकृति में एक्स ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखाएं, x से P और x से Q 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और दिया गया है AB वृत्त के बिंदु R से स्पर्श रेखा। तो AB ये बिंदु R से जा रही है, ये भी स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है XA प्लस AR बराबर XB प्लस B। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, वृत्त मान लिया, वृत्त का नाम लिख सकते हैं COR। वृत्त COR में यानी एक वृत्त है, वृत्त यानी सर्किल है, जिसका केंद्र है R त्रिज्या। इसमें क्या दिया गया है कि बिंदु X से XP और XQ स्पर्श रेखाएं हैं, और AB भी इसकी स्पर्श रेखा है, यानी X
ए और बी, ये तीनों बाह्य बिंदु यानी वृत्त के बाहर आ रहे हैं। जो बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं, ये ए बाहर है, बी बाहर है और एक्स भी बाहर है, ये तीनों बाह्य बिंदु। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बिंदु ए बी व एक्स बाह्य बिंदु हैं। बाह्य बिंदु हैं। यदि ए बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी यहाँ पर ए पी का मान है, जो ए से पी का मान, ये ए से आर के बराबर हो जाएगा। ए पी बराबर ए आर, यहाँ लिख देते हैं ए पी बराबर ए आर। ये होती है हमारी प्रमेय 10.2 होती है। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी बाह्य बिंदु है तो बी क्यू बराबर में हो जाएगा बी आर। बी क्यू बराबर बी, ये भी प्रमेय 10.2 से ही हो जाएगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तीसरा एक्स बाह्य बिंदु है तो यहाँ से स्पर्श रेखा एक्स पी है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा एक्स क्यू है, ये दोनों भी समान होंगे। तो लिखेंगे एक्स पी बराबर एक्स क्यू, ये भी बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखाएं हैं, यानी प्रमेय 10.2 से। अब हमें करना है समीकरण 1। एक बार यहाँ पर मान दिया है ना एक्स पी और एक्स क्यू, तो इनका एक बार हम लिख लेते हैं एक्स से लेकर पी। ये वाली भुजा एक्स ए प्लस ए पी के बराबर है। एक्स से लेकर ए प्लस ए से लेकर पी को जोड़ेंगे तो पूरी एक्स पी बन जाती है। इसको लिख दिया हमने एक्स ए प्लस ए पी बराबर में लिखा हुआ एक्स क्यू, एक्स से लेकर क्यू तक ये है एक्स बी प्लस बी क्यू के बराबर है। एक्स बी प्लस बी क्यू, तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्स ए प्लस ए पी आया है और एक्स बी प्लस बी क्यू आया है। तो समीकरण 1 में ए पी का मान ए आर के बराबर है और जो बी क्यू दिया बी क्यू का मान समीकरण 2 में बी आर के बराबर। समीकरण 1 व 2 से हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 से पहले एक्स ए का एक्स ए प्लस ए पी आया है, तो ए पी का मान समीकरण 1 से चेंज होकर ए आर बन जाएगा। लिख दिया ए आर बराबर का निशान आया, एक्स बी है प्लस बी क्यू है, तो बी क्यू का मान समीकरण 2 से बी आर के बराबर है। तो बी क्यू भी दिए, बी आर लिख दिया, तो ये बन गया एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर। यही हमको सिद्ध करना, प्रश्न में यही सिद्ध करवाया गया। लिख देंगे इति सिद्धम। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न दिया हुआ है एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया गया। एक वृत्ताकार भुज है इस प्रकार, वृत्त के आकार का है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास है, व्यास जो केंद्र से जाने वाली रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से उड़ जाती है, बीच में केंद्र होता है, इसको व्यास बोलते हैं। इसका व्यास 35 mm का है, तो यहाँ पर लिख देते हैं व्यास दिया हुआ है 35 mm। इसके बाद लिखा हुआ है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में किया है। तो इस तार से वृत्त के 5 व्यास बनाए गए, यानी एक व्यास ये हो गया, पहला हो गया, ये डाल पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो वापिस से वही वाला पहला आ जाए। इस प्रकार 5 व्यास बनाए गए, जो उसे बराबर 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित कर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी। इसमें जो चांदी के तार की लंबाई होगी, तो चांदी का तार यहाँ से लेकर देखिए वृत्ताकार भाग में लगा हुआ है, गोल भाग में यहाँ तक,
इसके अलावा 5 तार बीच में लगे हैं जो व्रत के व्यास। तो इस तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r 35 है, 2 का भाग दे देंगे। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, व्यास में 2 का भाग देने पर त्रिज्या निकल आती है। त्रिज्या का मान हो गया 35/2। तो इसमें जो तार लगाया गया है, तार की कुल लंबाई निकालनी। तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई क्या होगी? एक तो इसमें व्रत के चारों ओर की दूरी आ रही है, चांदी का तार लगा हुआ, चारों ओर की दूरी होती है व्रत की परिधि, और व्रत की परिधि को लिखा जाता है 2πr प्लस 5 व्यास है। एक व्यास 35 mm का है, तो 5 का गुणा व्यास से करेंगे, 5 इंटू व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 35/2 प्लस का निशान आ गया, फिर 5 गुणा व्यास, व्यास है 35। यहाँ से अब इसको हल करेंगे, ऊपर नीचे जो संख्या समान होती है वो कट जाती है, तो कट गया। नीचे 7 है, ऊपर 35 है, 7 का भाग 35 में चला जाता है 5 बार। ऊपर बचा है 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 करने पर 110 आता है, प्लस 5 का गुणा 35 से करेंगे, गुणा कर लेंगे 175 बन जाएगा। 110 प्लस 175 को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 281 mm। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है। x के मान दिए हुए हैं, x के मान 5, 6, 7, 8, 9 और f के मान है 4, 8, 14, 11। तो इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा r। ये सूत्र लगाना है। इसमें fx आ रहा है, fx यानी f का गुणा करना है x। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे fx के। यहाँ f का मान 4 है, x का मान 20, यानी इन सब का गुणा करके यहाँ लिखते हैं ना, सबका ही गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 20 4 करेंगे 20, 6 गुणा 8 6 8 48, 7 गुणा 14 14 7 98, 8 गुणा 11 11 8 88 और 9 तिया 27। तो fx के मान निकला है। अब सूत्र में fx के आगे सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब है जो fx के मान है इनको जोड़ना है। fx के मान ये है, सबको यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ये मान बन जाता है सिग्मा fx का। सबको जोड़ेंगे 8 16 24 और 7 31 हासिल 3 2 और 4 6 9 16 15 8 23 और 2 25 और 2 हासिल के 28। और नीचे सिग्मा एफ है, यानी एफ के मानों को जोड़ेंगे। एफ के मान ये हैं, सबको जोड़ देंगे। सिग्मा एफ 8 4 12 और 14 26 11 37 और 3 40 बन जाएंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान 281 और सिग्मा एफ का मान 40 आया। सूत्र में मान लिखेंगे, माध्य लिख दिया, माध्य को एक्स बार से लिखा जाता है। एक्स बार यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स 281 बटे नीचे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान 40 है। यहाँ से भाग करेंगे 281 में 40 का भाग करेंगे, 4 7 28 होते हैं, पॉइंट लग जाएगा, जीरो लग जाएगी। 100 में 2 बार 5 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें 8.025। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न बताया गया है, एक पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, सेकंड में 5 रुपए का, तीसरे 1 रुपए का होगा, सेकंड में 5 रुपए का नहीं होगा, तीसरे में 1 रुपए का होगा और चौथे में 2 रुपए का नहीं। तो इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए अब समझते हैं इस सवाल को। तो प्रश्न में दिया हुआ है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के
सिक्के 50 पैसों की संख्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या 100 है। इसके बाद 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है। फिर 2 रुपए के और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है। और फिर 5 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है। इसमें हमको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता के सवाल 4 सवाल हैं। तो चारों सवालों में पहले तुम्हें प्रायिकता का सूत्र याद रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं। प्रायिकता को P से लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम, और इसके बटे में होते हैं कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो ये तो हो गया प्रायिकता का सूत्र। अब इस सूत्र के हिसाब से इसमें हमको संख्या सेट करनी है। ऊपर जैसे घटना के पक्ष में, घटना के पक्ष में कौन से परिणाम होते हैं जो प्रश्न में पूछे, तो प्रश्न में पूछे गए परिणाम है वो घटना के पक्ष में है। और कुल परिणाम जैसे इस सवाल में कुल सिक्के 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपए के 50 हैं, 2 रुपए के 20 हैं, 5 रुपए के 10 हैं। तो टोटल सब सिक्कों को जोड़ लेंगे, ये कुल परिणाम बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले कुल सिक्के निकाल लेते हैं। कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के इसमें सबको जोड़ेंगे 150 हो गए, 180 सिक्के हैं कुल। तो कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 180 कुल परिणाम। अब प्रत्येक प्रश्न में कुल परिणाम तो 180 ही रहेंगे, क्योंकि इस पिग्गी बैंक में 180 सिक्के हैं टोटल। तो कुल परिणाम 180 हो गए। तो पहला सवाल है, पहले सवाल में पूछा गया 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का होगा। तो 50 पैसे का सिक्का पूछा गया, तो घटना के पक्ष में परिणाम निकाल लेते हैं पहले। घटना के पक्ष में परिणाम। अब घटना कह रही है जो सिक्का है वो 50 पैसे का होना चाहिए। 50 पैसे के हम देख लेते हैं 100 सिक्के, तो घटना के पक्ष में 100 परिणाम हो जाएंगे। प्रायिकता का सूत्र लिख दिया। अब घटना के पक्ष में 100 परिणाम बटे कुल 180 परिणाम है। 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे दोनों को, 10 में 5 बार 2 का भाग, 18 में 9 बार। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 5/9। इसी प्रकार इसमें सेकंड सवाल है। अब सेकंड सवाल में पूछा गया है, इसमें बताया गया है 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी जो सिक्का निकाला गया वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से फिर हमको घटना के पक्ष में परिणाम निकालने हैं। घटना के पक्ष में परिणाम। अब घटना क्या कह रही है कि सिक्का 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे 5 रुपए के कितने सिक्के नहीं, तो यहाँ पर सवाल में देखते हैं 5 रुपए के 10 सिक्के तो हैं, बैंक के अंदर 10 सिक्के तो हैं, लेकिन ये जो 170 सिक्के बचे हुए हैं, 100 और 50, 150, 20, 170, ये 5 रुपए के नहीं। तो घटना के पक्ष में 170 परिणाम हो जाएंगे। तो प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का सूत्र एक बार लिख दिया है, एक सवाल में एक बार जरूरी होता है। तो डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। ऊपर घटना के पक्ष में 170 कुल 180, 0 से 0 कट जाएगी, 17/18। तीसरा प्रश्न, तीसरे में पूछा गया है 1 रुपए का हो सिक्का जो 1 रुपए का होना चाहिए। तो फिर से घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम। वो घटना कह रही है जो निकाला गया सिक्का 1 रुपए का होना चाहिए, तो 1 रुपए के इसमें सिक्के हैं 50। तब हमारी प्रायिकता आ जाएगी घटना के पक्ष में 50 और कुल 180, 0 से 0 कट जाएगी, 5/18 आंसर हो जाएगा। चौथा है, इसमें भी घटना के पक्ष में परिणाम निकालना है। घटना के पक्ष में परिणाम। और इसमें घटना क्या कह रही है, चौथे प्रश्न में पूछा गया है 2 रुपए का नहीं होगा। तो 2 रुपए का 20 सिक्के तो हैं 2 रुपए, 20 सिक्के 2 रुपए के हैं, तो 150 और 10 ही 160 सिक्के 2 रुपए के नहीं, तो 160 हो जाएंगे घटना के पक्ष में परिणाम। प्रायिकता ऊपर 160 परिणाम बटे में टोटल 180 है, 0 से 0, 2 का भाग देंगे दोनों में, 16 में 8 बार और 18 में 9 बार। चौथे का आंसर आ जाएगा 8/9। 14वां प्रश्न है,
14वां प्रश्न बताया क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, यानी इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है। ये जो आम की बगिया आयताकार होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वह आयत होता है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, यानी इसमें हम चौड़ाई x मानेंगे, लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। पहले हम जांच करेंगे कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, और इसका पता हमें लगता है डी के सूत्र से। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बना के बी का सूत्र लगाना है। जीरो आ गया तो आम की बगिया संभव है, जीरो या प्लस वाली संख्या आ गई तो, और माइनस में आ गया तो ऐसी बगिया संभव नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो माना, सबसे पहले माना आयत है, तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई x मान के चलेंगे, तो x मीटर है। यदि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई, सवाल कह रहा है लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है, तो 2x मीटर हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल, आयताकार आम की बगिया है तो आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो आयत के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर में दे रखा है 800। तो यहाँ से लंबाई हमने, लंबाई 2x है हमारी, लंबाई की जगह 2x, 2x इंटू चौड़ाई हमने x मानी है, बराबर में 800 हो गया। 2x का गुणा x से करेंगे, 2x²। 800 का पक्षांतरण कर लेते हैं, माइनस का हो गया 800, बराबर में हो जाएगी 0। द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण में यदि प्रत्येक संख्या में किसी भी एक संख्या का भाग जा रहा हो तो दे देते हैं। तो यहाँ से भाग जा रहा है इसमें 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने, 2 का भाग देंगे तो इसमें 2 का भाग दिया, x², माइनस का निशान है, फिर 800 में 2 का भाग दिया 400, और बराबर में आ जाएगी इसके 0 में 2 का भाग 0। द्विघात समीकरण बन गया। पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। ए का मान x² का गुणांक होता है 1, बी का मान x का गुणांक, x है नहीं इसमें, 0 हो जाएगा। सी का मान अचर राशि होती है, अचर राशि माइनस का 400। यहाँ से डी का सूत्र लगाना है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का स्क्वायर, बी का मान 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आया, ए का मान 1 दिया गया है, गुणा सी का मान, सी का मान दे रखा है इसमें माइनस का 4। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो गया डी बराबर 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 1 4, और गुणा 400 से करेंगे तो 1600। तो डी बराबर आ जाएगा ये, 0 में 1600 जोड़ा तो 1600, यानी डी का मान प्लस वाली संख्या है, यानी डी आया यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0। यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे यानी कि एक्स के मान निकलेंगे, मूलों का अस्तित्व है इसमें, 0 या प्लस वाली संख्या आ जाए यानी 0 से बड़ा हो जाए तब समीकरण के मूल होते हैं। तो इसमें अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। प्रश्न में पूछा गया कि यह स्थिति संभव है या नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। और प्रश्न में बताया गया है यदि संभव है तो इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, क्योंकि डी का मान निकला हुआ तो द्विघाती सूत्र से आसान हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं द्विघाती सूत्र
से, जिसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि से x का मान निकालने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में होता है इसके 2x। यहाँ से x बराबर सभी मान लिखेंगे, पहले सूत्र से माइनस आया है, फिर b है, b का मान हमने निकाला था 0 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b आया, b का मान 0 माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ से हमने जो निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac b होता है, इसका मान 1600 आया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डायरेक्ट यहाँ से इसको कट कर देते हैं, मान लिखेंगे तो थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, तो सीधा ही रूट के अंदर हमने 1600, तो इसके बटे में दिया हुआ है 2 गुणा ए का मान 1 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस को हट जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1600 का मान होता है, रूट करेंगे तो 40 बटे 2। यहाँ से 2 स्टेप बनाएंगे, एक स्टेप में क्या करेंगे, पहली स्टेप में प्लस का निशान ले लेते हैं, दूसरी में माइनस। x बराबर पहली स्टेप में प्लस का लेंगे, यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस ले लिया, बटे में 2 है तो 20 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, यहाँ से अब माइनस का निशान ले लेंगे, माइनस 2 माइनस 20 आ जाएगा। तो x हमने चौड़ाई मान रखी, चौड़ाई कभी भी आयत की लंबाई हो चौड़ाई हो माइनस में नहीं होती, इसलिए यह मान हो जाएगा इनवैलिड। हमेशा लंबाई और चौड़ाई पॉजिटिव होती है, यानी प्लस की होती है, और प्लस का मान आया हमारा x का मान 20, तो हमारा सही आंसर इसमें 20 रहेगा, यानी चौड़ाई x मानी है तो चौड़ाई आ जाएगी इसमें हमारी 20 मीटर की, और लंबाई मानी थी हमने, लंबाई चौड़ाई की दुगनी थी, 2x थी, 2 गुणा 20, तो ये हो जाएगी 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न का अथवा है, अथवा में बताया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 80 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ से हम इस द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक द्विघाती सूत्र होता है जिसको श्रीधर आचार्य विधि बोलते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है। इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, पहली संख्या का गुणा, यानी पहली संख्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा 1, पहली का गुणा तीसरी से करना होता है, तो 1 का गुणा माइनस 180 से करेंगे, माइनस 180 आएगा। बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जोड़ या घटा करने पर बीच वाली संख्या माइनस 8 आ जाए, उन्हीं संख्याओं का गुणा करें तो 180 आ जाए, इसके टुकड़े हो जाते हैं। माइनस का तो यदि हम 18x ले लें और प्लस के ले लें 10x, तो माइनस के 8x बचेंगे, और इन्हीं का गुणा करेंगे, जैसे 18 गुणा 10 कर दिया तो ये 180 बन जाएगा। 3 से 4 संख्या बन जाएंगी, दो संख्याओं में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में x समान है, x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया x माइनस 18x में से x कॉमन गया 18, इन दोनों में प्लस का निशान आया, प्लस का लगाएंगे, 10 कॉमन लिया, ये बच जाएगा x माइनस 18 गुणा 10 में से 10 हटाया 18 हो गया बराबर 0। तो कोष्टक के अंदर जो संख्या आएंगी इसमें समान आएंगी, यदि समान नहीं आए तो समझ लेना ये टुकड़े करने में कहीं ना कहीं गलती की हमने, टुकड़े करने में या कॉमन लेने में गलती की, एक जैसी आ गई तो इसका मतलब सही है। एक जैसा आया 1 माइनस 18, और एक जैसी संख्या को एक बार लिख लेना है, और जो कोष्टक के बाहर है x और प्लस 10 ये कोष्टक के बाहर है, इसको भी कोष्टक में बंद कर देना, बराबर में 0। दो गुणनखंड हो जाएंगे, दो स्टेप बना के सवाल को हल करेंगे। पहली स्टेप होगी x माइनस 18 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 18, और सेकेंड स्टेप बनाएंगे, यहाँ से इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 10 को यहाँ से हटाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x के यहाँ पर दो मान आए हैं, एक 18 है, दूसरा माइनस 10 है, तो ये हमारे द्विघात बहुपद के मूल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में दिया गया बिंदुओं -3 10 और
6 - 8 को जोड़ने वाला रेखखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर दिया हुआ -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। इस बात का ध्यान रखना कि जिन बिंदुओं को जोड़ने से रेखाखंड बनता है वह मान x1, y1 और x2, y2 के होते हैं। यानी x1, y1 के मान ये दोनों रहेंगे, x2, y2 के मान ये दोनों रहेंगे। और एक बिंदु दिया हुआ -1 से, यह किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपातों के लिए ध्यान रखना है, अनुपातों के लिए जब भी अनुपात पूछे जाते हैं तो अनुपात हम अपनी तरफ से मानेंगे। माना अनुपात हमको k अनुपात 1 लेना है। अनुपात k अनुपात 1 है। और जो अनुपात होते हैं ये m1 और m2 के मान होते हैं। m1 और m2। m1 का मान k हो जाएगा, m2 का मान k हो जाएगा। तो यहाँ से हमको k का मान निकालना है। और इसमें दिया गया है ये पॉइंट -3 और 10 ये मान लिए बिंदु A के निर्देशांक है। A के निर्देशांक -3, 10 और दूसरा पॉइंट है B के निर्देशांक 6 और -8 है। 6 और -8। अब A और B को जोड़ने वाला रेखखंड है तो इनके मान होंगे x1, y1, x2, y2। और एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, इसको मान लिया हमने P। इस बिंदु के निर्देशांक है -1 और 6। तो ये वाला रेखखंड है जो, ये बिंदु है जो रेखखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु ये P मान लिया, ये विभाजित कर रहा है। जो बिंदु रेखखंड को विभाजित करता है उसके मान x और y के मान होते हैं। अनुपात ज्ञात करने हैं। प्रश्न में पूछा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, अनुपात ज्ञात करने। और अनुपातों के लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ता है x और y में से। तो यहाँ पर x का y मान -1 है, y का मान 6 है। तो x और y में से एक सूत्र लगाना है, क्योंकि दोनों मान दिए हुए हैं तो दोनों में से एक सूत्र कोई सा भी लगा सकते हैं। दोनों से ये हमारा k का मान यानी अनुपात निकल है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र x का सूत्र लगा देते हैं। x बराबर होता है, यहाँ हम y का भी लगा सकते हैं, x को छोड़ दें y का लगा दें तब भी अनुपात निकल जाएगा। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और इसके बटे में आता है m1 प्लस m2। तो सबसे पहले x आया, x का मान यहाँ पर है हमारे पास -1, x हट जाएगा, इसकी जगह x का मान लिख दिया -1, बराबर का निशान आ जाएगा। उत्तर के हिसाब से चलेंगे। m1 आया, m1 का मान k माना हुआ है तो k लिख दिया, गुणा में x2 का मान 6 है। तो उसके बाद प्लस का निशान आया, m2 का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर x1 का मान हमारे पास -3 है, बटे फिर से m1 k है प्लस m2 1। यहाँ पे इसको और हल कर लेते हैं। पहले -1 आया है, -1 बटे में कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं इसके, क्योंकि दोनों तरफ संख्या बटे में बनेंगी, वज्र गुणा करेंगे। k का गुणा 6 से करेंगे 6k बन जाएगा, प्लस माइनस, एक बार प्लस है 3 के आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है। 1 का गुणा 3 से करते हैं 3 आ जाएगा, बटे नीचे k प्लस 1 है तो k प्लस 1। वज्र गुणा करेंगे, त्रिछा गुणा, तो 1 का गुणा 6k -3 से करेंगे 6k -3। ये -1 का गुणा k प्लस 1 से करेंगे तो -k हो जाएगा, -1। पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर 6k है, k को इधर हटा लिया, इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ पर -1 बचा है, इस 1 को यहाँ से हटाएंगे तो माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। 6k प्लस k, इस सवाल में कहीं गलती है, 0 आ रहा है। 6k प्लस 1, x का मान हो गया माइनस का 1 और x1 -3 है, x2 6 है, 6k -3। हाँ ये 6k 1 × 6k -3 था, सॉरी। यहाँ पर 1 का गुणा 6k -3 से दिया 6k -3।
-3 को हटाएंगे यहाँ से, के को इधर ले लिया, -3 को इधर लेंगे, +3 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा ये 7k, और इसके बाद बन जाएगा 2 बचेंगे प्लस के। तो k इज इक्वल टू 2/7, 7 को हटाएंगे बटे में आ जाएगा। k का मान आता है जो वही अनुपात होते हैं, यानी 2:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का अथवा में है, अथवा में बताया गया है बिंदु P जिसके निर्देशांक 3, 4, -3, 4 है, और Q 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जाते हैं। तो P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड है, तो P और Q को जोड़ दिया, रेखाखंड बन गया। और जिन बिंदुओं को जोड़ने से रेखाखंड बनता है उनके मान x1, y1, x2, y2 होते हैं। तो x1, y1 और x2, y2 के मान मिल गए। अब सवाल ये है वो समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान तीन भाग। तो मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये 2 पॉइंट हैं, इसको ए लिख दिया, इसको बी। तो ए और बी है जो रेखाखंड को समान तीन भागों में बांटते हैं। समान तीन भाग का मतलब है यहाँ से ए तक 1 सेमी का भाग मान लिया हमने, ए से बी तक 1 सेमी का मान लिया, और बी से क्यू तक का 1 सेमी का भाग। तो रेखाखंड के बराबर के तीन भाग बन गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु ए है जो पी क्यू को कौन से अनुपात में बांटे। तो यहाँ से देखने पर पता लग रहा है बिंदु ए से पहले लेफ्ट साइड में 1 सेमी का भाग बचा हुआ है, 1 सेमी का भाग हुआ, और ए के बाद राइट साइड में 1 सेमी का ये है, 1 सेमी का, 2 सेमी का भाग बचा हुआ है। तो बिंदु ए बी को 1:2 में बांटता है, 1:2 हो गए। इसी प्रकार बिंदु बी को देखेंगे तो बी के लेफ्ट साइड में देखेंगे 1 सेमी का भाग ये, 1 सेमी का भाग, 2 सेमी का भाग बन गया। और राइट साइड में देखेंगे 1 सेमी का भाग। तो बिंदु बी है जो पी क्यू को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला बिंदु है ए, ये ए बी को, और ये भी नहीं, पी क्यू है, रेखाखंड पी क्यू को 1:2 में, 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जो अनुपात होते हैं वह है m1 और m2 के मान होते हैं। यहाँ m1 का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें विभाजन सूत्र लगाकर a के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। विभाजन सूत्र होता है x बराबर होता है m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का सूत्र होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दोनों सूत्र लगा दिए। तो सूत्रों में मान लिख देने हैं। पहले x का मान m1 का मान 1 है, x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 2 है, इंटू x1 का मान -3 है, और इसके बटे में आएगा m1 1 प्लस m2 2। तो x बराबर हो जाएगा ये 1 का गुणा 4 से किया 4, प्लस माइनस 2 गुणा 3 किया 6, बटे में बन जाएंगे 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 में से 6 गए -2 और बटे में 3। तो इसी प्रकार y के मान लिख लेने हैं। m1 1 है, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान यहाँ पर दिया गया है 2, y1 का मान 4 है, बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा 1 5 प्लस 2 गुणा 4 8 बटे में इसके 3। तो y बराबर बन जाएंगे 13/3। तो यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक आ गए
-2/3 यानी x का मान -2/3 पहले लिखा जाता है, y का मान 13/3 बाद में लिखेंगे। तो एक पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे -2/3 और 13/3। अब इसी प्रकार अगला पॉइंट है बी, जो रेखाखंड को 1:2 में बांट रहा है। तो यहाँ पर हम रेखाखंड लिख देंगे बिंदु पी, बिंदु पी, यह सॉरी बी है, ये पी नहीं बी है, बिंदु बी पी क्यू को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर 2:1 हो गए, मतलब m1 और m2 के मान बदल जाएंगे। m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1। ये दोनों मान इसमें आए थे 1:2 और b के लिए 2:1 हो जाएंगे। बाकी सेम वही सूत्र रहेगा। पहले x बराबर, x का सूत्र लगाएंगे। x बराबर होता है m1, m1 का मान यहाँ 2 हो गया, m1 x2, x2 का मान 4 है, प्लस m2 1, x1, x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। तो x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2 + 1 3। तो ये बन जाएगा 5/3। इसी प्रकार y बराबर m1, m1 का मान 2, m1 y2 का मान यहाँ पर 5 आया है, प्लस m2 1 है, y1 का मान 4 है बटे में m1 का मान 2 और m2 1, 2 + y बराबर बन जाएगा 2 × 5 10 प्लस 1 × 4 4 होते हैं बटे में 3, 10 और 4 को जोड़ दिया 14 बटे में 3। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बी है, में x का मान 5/3 है, पहले लिखेंगे, y का मान 14/3 है, इसको बाद में लिखेंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें 5/3 और 14/3। 16वें प्रश्न में हमको सिद्ध करना है sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा बराबर में लाना है सेक थीटा। तो यहाँ से हम LHS को लेकर हल करेंगे, LHS को हल करके RHS के बराबर लाना है। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और इसके गुणा में है साइन थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो पहले दो संख्याएं हैं, त्रिकोणमिति के दो मान दिए हुए हैं, पहले साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर 3 घात और हमारे पास जो सर्व समीकरण होती है वो 2 घात वाली। तो यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन ले लेंगे दोनों में से, कोस थीटा को कॉमन ले लिया। कोस थीटा कॉमन लेने पर कोस थीटा हट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 3 बार है, 3 घात है, 1 बार हट गया, 2 बार बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से दिया हुआ है टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। सूत्र लगा के चलना है, साइन कोस में चेंज कर लिया और लास्ट में आया है साइन थीटा। यहाँ पर दो सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र इसमें लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पहले नंबर की सर्वसंख्या होती है, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोस थीटा इंटू, इसकी जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ साइन का गुणा साइन से कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इसके बटे में है कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा का गुणा 1 से करेंगे, कोस थीटा ही बन जाएगा, प्लस का निशान है, इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, इसके बटे में 1 लगाकर हम दोनों का एलसीएम लेके यानी ले से लेके हल करेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे, 1 और कोस थीटा का ले से लेंगे, कोस थीटा आएगा, नीचे वाली संख्या का भाग कोस थीटा में देंगे, कोस थीटा गुणा कोस थीटा से करेंगे, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस
कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, एक का गुणा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से सर्व समीकरण लगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर आ गए, इसका मान एक हो गया और नीचे आ गया कोस थीटा। और एक बटे कोस थीटा है जो ये है सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक दूसरा सूत्र भी लगाया गया है। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक बटे कोस थीटा होता है जो इसके बराबर होता है ये सेक थीटा के बराबर। जो भी सवाल हल करते हैं साइड में हमको सूत्र जरूर लिखना है, जो भी सूत्र सवाल में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण का जो मान है जो दिया हुआ है, इसका मान आ गया है सेक थीटा के बराबर, और हमें सेक थीटा के बराबर ही लाना। तो लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 16वें का अथवा है, इसमें दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90, और इसके बराबर में लाना है हमें 1/3, यानी इसका आंसर 1/3 आना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ 3 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ऊपर घात 2 है माइनस 4/3 साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ऊपर 2 घात है माइनस 1/2 कोसेक 45 का मान होता है √2 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 4/3 गुणा √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से 3 से 3 कटेगा, 1 बच गया, इधर 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा, प्लस ये हो गया 4/3। तो यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का, कट जाएंगे, इधर बचेगा -1 प्लस 4/3। यहाँ से इन संख्याओं का ले से लेके हल करेंगे। 1 और 3 का ले से 3 होता है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा -1 से किया -3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 4 करेंगे 4। तो प्लस के 4 हैं और माइनस के 3 है, तो 1 बचेगा बटे में 3, यानी LHS का मान 1/3 आया, जो RHS के बराबर है। यही सिद्ध करना है इसमें इति सिद्धम। तो 17वां प्रश्न है हमारा। 17वें प्रश्न में x यानी आंकड़े दिए गए, x का मान और बारंबारता दी हुई है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ आंकड़े दिए गए, वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। जब वर्ग अंतराल नहीं देता है तो सवाल बिल्कुल एक स्टेप में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले माध्यक का नाम आते ही हमको CF के मान तो निकालने ही होते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में पहला मान जो दिया गया है वही आएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, इसका तरीका होता है, आप जेड बना सकते हो। जैसे ये 6 है तो यहाँ से 6 का 6, फिर जेड इस प्रकार बनेगा, तो 6 में 20 जोड़ देंगे, 6 और 20 ये हो गया 26, फिर से जेड बना दो, 26 और 24 जोड़ के यहाँ लिखा, ये बन गए 50, यानी तिरछा जोड़ करना, फिर 50 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78। तो ये जेड में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। तो 28 78 में ये 15 जोड़ेंगे, फिर 93 हो जाएंगे, 93 में 4 जोड़े 97, 97 में 2 जोड़ा 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। तो जो मान यहाँ पर लास्ट में आता है ये n का मान होता है, तो यहाँ पर n का मान हो गया हमारा 100। हमें मान निकालना है n/2 का, n/2 यानी 100 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 100/2 यानी 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें जो 50 प्राप्त हुआ है ना, तो 50 से ठीक बड़ा मान संचयी बारंबारता में देखेंगे। माध्यक निकालने के लिए 50 से बड़ा मान देखेंगे, माध्यक बराबर, इसमें 50 से बड़ा या 50 ही दिया हुआ है तो 50 ही माना जाएगा। यदि 50 नहीं होता तो 50 से बड़ी संख्या है,
तो 50 के सामने जो आंकड़ों की संख्या होती है, जो आंकड़े दिए हैं, जो x के मान होते हैं, वो हमारा माध्यक होता है। n/2 का जो मान आया है उससे ठीक वही संख्या है या फिर उससे ठीक बड़ी संख्या दी है। तो 50 आया तो उसमें 50 दी, 50 के सामने 28 है तो हमारा माध्यक इसमें आ जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न का अथवा में दिया गया एक प्रश्न, इसमें भी माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए अभी अभी हमने बात की CF के मान चाहिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो सूत्र लगाकर थोड़ा बड़ा सवाल होगा पहले से, लेकिन CF के मान फिर भी चाहिए, चाहे आंकड़े दिए गए हों और चाहे वर्ग अंतराल दिए गए, तो CF के मान निकालने होते। तो पहला मान 2 है, जेड बनाएंगे, 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो यहाँ पर जो लास्ट में मान आता है वो हमने बताया था n का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हो n बराबर हो गया 30। अब n का मान आ गया, n के मान के बाद हमें क्या करना है, पहले n/2 का मान निकालना, तो n/2, तो ये हो जाएगा 30/2 यानी 15। तो n/2 का मान 15 है, तो 15 से बड़ी संख्या देखो, इसमें 15 से बड़ी 19, इसको लॉक कर दो, इस प्रकार एक डिब्बा बना दो, यहाँ से मान निकलेंगे हमारे से। तो सबसे पहले एक तो हमें माध्यक का सूत्र याद होना चाहिए, तो माध्यक का हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले माध्यक बराबर होता है, पहले आता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और इनके गुणा में आता है H। तो यहाँ से हमको 5 मान निकालने, n/2 का मान आ चुका है 15, L का CF/F और H ये मान और निकाल। तो यहाँ पर n/2 से बड़ा मान जो 19 है ना, इसके सामने देखो जो f के नीचे आ रहे हैं, तो f का मान ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये मान हो गया f का, f बराबर हो गया 6। इसके सामने जो छोटे नंबर का छोटा है, पहले नंबर का छोटी संख्या 60 है, ये 55, 55 छोटी, ये पहले नंबर पर आ रही है, ये l का मान होता है, तो l का मान हो जाएगा इसमें 55। उसके बाद CF आ रहा है, तो CF का मान जो हमारा जो हमने लॉक कर रखा है ना, इससे ऊपर वाला मान, ये वाला मान, ये मान हो जाएगा CF का 13। तो यहाँ पर CF मान लिख देते हैं 13, और H होता है वर्ग अंतराल का अंतर, यानी इनमें 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, सभी संख्याओं में समान अंतर आता है सब में, तो 5 हो जाएगा H का मान लिख देंगे सूत्र में। सबसे पहले L आया है, L का मान 55 प्लस n/2 15 है, माइनस CF 13 है, बटे F का मान 6 है, गुणा H का मान 5 आया। तो पहले आ गया 55 प्लस 15 में से 13 गए 2/6 गुणा 5। तो यहाँ से इसको काट भी सकते हैं हम 2 से, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये बन जाएगा 55 प्लस ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया 3, तो ये बन जाएगा 55 प्लस 3 का भाग देंगे 5 में, 3 एकम 3, 2 बचे 20 बन गए, 3 6 18, 3 6 18, 6 आता ही जाएगा कई बार है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 55 में 1.666 जोड़ेंगे तो 56.6, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 है, 5 से अधिक हो तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं और इसको हटा देंगे, ये 6 है 7 बन जाए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें 56.67। 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में दिया गया है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, तो धरती पर एक मीनार है, मान लिया एक मीनार बना देते हैं, ये यहाँ से हो गई मीनार, और ये यहाँ पर नीचे धरती है, तो धरती पर ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट धरती के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, तो धरती का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का शिखर ये होगा, मीनार का पाद ये होगा, यहाँ से ये धरती पर जो बिंदु है ये 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है,
नाम लिख देते हैं ए बी सी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई BC है, BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई BC है, भुजा BC है, इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी। अभी त्रिभुज बन गए ABC और मीनार से बिंदु की दूरी दी गई है। मीनार की बिंदु से दूरी, मीनार की बिंदु से दूरी जो भुजा AB है ये 15 मीटर, भुजा AB है और दिया हुआ है 15 मीटर। अब हम यहाँ से त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, मीनार पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो जो H मान रखी है हमने, ये लंब है, लंब H है, और ये भुजा जो दूरी दी गई 15 मीटर की, ये समकोण त्रिभुज की भुजा आधार है, आधार इसमें है 15 मीटर, और कोण दिया गया इसमें 60 डिग्री का। तो कोण को लिखा जाता है थीटा से 60 डिग्री है। अब लंब और आधार आया है, यानी लंब ज्ञात करना है, आधार भुजा दी है। लंब और आधार टेन थीटा के सूत्र में आते हैं, तो यहाँ पर हम टेन थीटा का सूत्र लगा देंगे। टेन थीटा जो लाल बटे कक्का से होता है, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की जगह थीटा का मान लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब 15 मीटर का मान रखा है, और एच चाहिए 15, एच है बटे आधार, आधार 15। ये टेन 60 डिग्री आया, टेन 60 डिग्री का मान लिख लेते हैं, टेबल से लिखेंगे, अंडर रूट 3 होता है, बटे में 1 मान सकते हैं, बराबर में एच बटे 15 हो जाएगा। वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे 1 का गुणा एच से होगा, एच इज इक्वल टू 15 का गुणा रूट 3 से कर देंगे, 15 अंडर रूट 3 मीटर। तो एच का मान आ गया 15 अंडर रूट 3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगी 15 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा, मीनार की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3 मीटर। इसी का अथवा में है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, ये मीनार होगी, इसकी छाया की लंबाई मान लिया, पहले इसकी छाया की लंबाई B से C तक थी और 40 मीटर अधिक लंबी होगी, यहाँ C से D तक का मान 40 है, 40 मीटर अधिक लंबी होगी जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री में होगा। तो इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई होगी A से B तक, AB, और इसको हमने मान लिया है h मीटर, यानी हमको h का मान निकालना है। इसके बाद कोण इसमें दिया हुआ, एक कोण 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है, एक तो त्रिभुज बन रहा है ABC। तो पहले ये छोटा त्रिभुज ले लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में। अब ABC में पहले भुजा देखेंगे लंब, लंब ये दी हुई है h मीटर में, h मीटर, और आधार, आधार इसमें है ही नहीं, तो आधार की जगह हम लिख लेते हैं BC। तो यहाँ से पहले हम BC का मान निकालते हैं, और कोण इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है थीटा का मान 60 डिग्री। सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, बराबर में लंब है, लंब दिया हुआ है h और आधार दिया हुआ है BC। टेन 60 डिग्री का मान लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 बटे 1, बटे में 1 लगा देंगे, टेन 60 का मान रूट 3 होता है, बराबर में h बटे BC है, वज्र गुणा करेंगे, रूट 3 का गुणा BC से हो जाएगा, अंडर रूट 3 BC बराबर 1 का गुणा h से कर देंगे, h आ जाएगा,
तो यहाँ से BC का मान निकाल लेते हैं। BC बराबर आ जाएगा H √3 को हटाएंगे बटे में H बटे √3। इसके बाद अब बड़ा त्रिभुज लेना है ABD, पूरा का पूरा त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABD में ABD में एक लंब है, ये आधार है, लंब H होगा। पिछले त्रिभुज में भी लंब H था, एक ही भुजा दोनों में, और आधार, और इसमें आधार पिछले में तो BC था, लेकिन इसमें B से D तक हुआ, तो B से D तक। अब यहाँ पर BC का मान आया H बटे √3, तो BC तो हो गया H बटे √3 आधार के अंदर, H बटे √3 प्लस आगे का मान ये दिया हुआ 40, तो प्लस में 40 और लग जाएंगे, पूरी भुजा हो जाएगी B से D तक आधार। तो इसमें जो कोण है वो 30 डिग्री का है। फिर से tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, tan थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर में लंब बटे आधार, या tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर लंब, लंब यहाँ पर H है बटे आधार, आधार है H बटे √3 प्लस 40, H बटे √3 प्लस 40। फिर से वज्र गुणा करेंगे, तो √3 का गुणा H से होगा, √3H बन जाएगा, √3H बराबर 1 का गुणा H बटे √3 प्लस 40 से करेंगे तो सेम आ जाएगा H बटे √3 प्लस 40। तो इसके यहाँ पर बटे में आ चुका है √3, तो पूरे समीकरण का √3 से गुणा कर देंगे तो √3 हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे √3 से गुणा करने पर, √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, इधर तो हो गया 3H बराबर, इसका गुणा √3 से किया, ऊपर √3 आएगा गुणा में, √3 से √3 कट जाएगा, H आ जाएगा प्लस 40 का गुणा √3 से 40 √3, H को इधर ले लेते हैं, 3H माइनस H बराबर 40 √3, यहाँ 2H बचेंगे बराबर में 40 √3, तो H बराबर हो जाएगा यहाँ 40 √3 बटे 2, यानी ये 2 का भाग दे देंगे इसमें, 20 बार जाएगा 20 √3, यानी मीनार की ऊंचाई आएगी, मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगी 20 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। 19वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है एक खिलौना है त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक खिलौना शंकु के आकार का है और ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी एक खिलौना है, ये इस प्रकार हो जाएगा खिलौना, मान लो ये खिलौना है शंकु के आकार का है और ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, इस प्रकार ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर ये शंकु रखा हुआ है, इस प्रकार का खिलौना है। और इनकी त्रिज्या है, जो त्रिज्या आर का मान होता है, दोनों की त्रिज्या समान होगी, 3.5 सेमी है, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है, संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई है जो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ से हम इस सवाल को हल करेंगे। खिलौना अर्धगोले के शंकु के आकार का है, जो अर्धगोले पर रखा हुआ है, और इसकी त्रिज्या होगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। जब अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है तो इसी के ऊपर शंकु रखा हो, तो शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेमी होगी, तो लिख देते हैं शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान है तो R से लिख लिया 3.5 सेमी, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल ऊंचाई है, ये वाली इस प्रकार हो जाएगी, ये है 15.5 सेमी। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इस खिलौने के अंदर एक शंकु आ रहा है, शंकु का केवल वक्र पृष्ठ आएगा बाहरी भाग, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l, तो पहले इसमें हमको L का मान निकालना पड़ेगा, और L का सूत्र होता है √r² + h²,
एच बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान तो 3.5 रहेगा, लेकिन एच का मान अभी शंकु की ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? टोटल ऊंचाई 15.5 है और ये वाला भाग 3.5 रहेगा, ऊपर का भाग 15 में से 3.5 घटाव कर देंगे तो एच का मान निकल आएगा। शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ये 12 सेमी हो जाएगी। तो एच का मान आ गया, एल का मान निकाल लेते हैं अंडर रूट आर का मान 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों का जोड़ किया 156.25 और इसका जब वर्गमूल करते हैं तो 156.25 का वर्गमूल होता है 12.5 से। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ में एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ रहा है ये वाला यहाँ से, और एक बेलन का वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ आ रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन लिया, बचा एल प्लस आर। पाई का मान लिख देंगे इसमें 22/7 इंटू आर का मान 3.5 एल का मान, तो ये दो और इसे बचा हुआ 2 आर आएगा, एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणा आर, आर का मान इसमें दिया हुआ है 3.5। तो यहाँ से हम भाग कर लेंगे, 7 का भाग 3.5 में जाएगा 0.5, 0.5 का गुणा 22 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5 करेंगे 19.5 बन गए, 11 गुणा 19.5 किया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। इसी प्रश्न का अथवा में दिया हुआ है, भुजा 7 सेमी है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, एक घन के आकार का ब्लॉक है, मान लीजिए इस प्रकार एक घन है, घन हो गया, और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये घन बन गया, तो घन के ऊपर यहाँ पे एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर इस प्रकार एक अर्धगोला हो जाएगा, ये मान लिया इसके ऊपर एक अर्धगोला है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो घन की भुजा की लंबाई है वही अर्धगोले का व्यास होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी होगा, क्योंकि घन की भुजा 7 सेमी, और घन की भुजा प्रश्न में दी हुई है, घन की भुजा ये 7 सेमी है, और इस प्रकार जो ये घनाकार ब्लॉक बना है, यानी जो ठोस बना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले हम व्यास दिया हो तो त्रिज्या और निकाल लेते हैं, इसमें त्रिज्या आ जाएगी 7/2 यानी 3.5 सेमी। अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, अब ठोस देखेंगे, इसमें एक तो घन है, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस इसमें एक अर्धगोला का ऊपर वाला भाग, नीचे का हिस्सा तो ये घन के ऊपर रखा हुआ है, घन के पृष्ठ के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन ऊपर का ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक जो अर्धगोले का वृत्ताकार भाग होगा यह घन के पृष्ठ के एक पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कम कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, 6 का 6 लिखेंगे, गुणा भुजा 7 सेमी की 7 का स्क्वायर
2πr² में से 1πr² घटाएंगे तो πr² बच जाएगा। मान लिख देते हैं 6 गुणा 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5। 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 घात है, भाग देंगे 0.5, इन दोनों का गुणा करेंगे 9 से 54 हासिल 5, 6 चौका 24, 24 5 29 प्लस 22 का गुणा 0.5 11 और 11 गुणा 3.5 करेंगे 11 5 55 हासिल 5 11 33 और 5 38, ये हो जाएगा 38.5। इन दोनों का जोड़ करेंगे 0.5 का 0.5, 8 और 4 12 हासिल 1 29 और 3 32 और 1 हासिल के 33, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है। 20वें में आंकड़े दिए गए, बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र लिख लेते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इन सब के गुणा में होता है H। तो यहाँ पर हमको 5 मान चाहिए, F0 F1 और F2 और L और H, ये 5 मान निकालें। तो सबसे पहले हम F1 का मान निकालेंगे। F1 से शुरुआत करेंगे। F1 का मान होता है, F1 का मान बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता, ये F1 का मान होता है। F के मानों में जो भी सबसे बड़ा मान होगा वो F1 का होता है। उससे ऊपर F0 आता है, उससे नीचे F2 और ये जो सबसे बड़ा मान आया है इसके सामने पहले नंबर पर L का मान होता है और वर्ग अंतराल का अंतर H का मान। यहाँ से सभी मान निकाल लेते हैं। F1 सबसे बड़ा मान 30 है, F0 F1 के ऊपर 20 आया, F2 F1 के नीचे 25 है, L का मान 20 है और H का मान वर्ग अंतराल का अंतर 10। तो सूत्र में मान लिख देंगे। सबसे पहले L का मान यहाँ से देखो 20 प्लस बटे का निशान है, ऊपर F1 है, F1 का मान 30 और F0 20, 30 माइनस 20 नीचे 2 गुणा F1 30 है माइनस F0 20 गुणा माइनस F2 का मान है यहाँ पर 25 और इन सब के गुणा में है H का मान 10 आया। यहाँ से हल करेंगे 20 प्लस 30 में से 20 के 10 बटे 2 गुणा 30 करेंगे 60 माइनस इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 45 और इनके गुणा में है 10। तो यहाँ से 20 प्लस 10 गुणा 10 100 बटे में इनका घटाव करेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 प्लस 100 में 15 का भाग दे दो या फिर इसको 5 से काट के कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार और ये नीचे कट जाएगा 5 के 5 3, 3 का भाग 20 में देंगे 6.66 आ जाएगा। 300 का जोड़ कर देंगे, ये बन जाएगा 26.66। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 20वें का अथवा है, इसमें हमें ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। वर्ग दिया हुआ बारंबार, तो कल्पित माध्य विधि से वर्ग ज्ञात करने, माध्य ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य को x बार से लिखेंगे, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F। तो यहाँ पर F के मान का गुणा D के मान से करें। F के मान का गुणा D के मान से कब होगा? जब D का मान होना चाहिए। पहले हम D के मान निकालेंगे। तो माध्य निकालने, माध्य के लिए सबसे पहले x के मान तो निकालने ही होते हैं। पहले x के मान निकालेंगे, x के मान निकालने के बाद D के मान निकालते हैं। तो x का मान वर्ग अंतराल का दिए हुए हैं, इनमें बीच वाली संख्या होती है 0 और 10, इनके बीच में 5 आता है, पहला मान 5 हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे,
आधा कर देते, 0 और 10 होता है, 10 का आधा 5 हो जाएगा। उसके बाद 10 का अंतर है तो इसमें 10 बढ़ाते हैं, 8 और 10 15, 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45। तो यहाँ पर एक ए आ रहा है, पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। हम ए का मान अपनी तरफ से लेंगे, लिखेंगे माना ए बराबर, ए का मान जो एक्स के मान आए हैं इनमें बीच वाली सेंटर वाली जो संख्या है वो ए का मान हो जाता है 25। जब ए का मान हो गया, इसके बाद यहाँ पर मान निकालते हैं डी के, तो डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। यदि इनमें अंतर समान आ रहा है तो ये वाला मान निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, जहां पर हमने ए का मान लिया वहां तो लिख देंगे 0। उसके बाद 10 का अंतर है तो 10 10 दोनों तरफ बढ़ा के लिख देंगे, ऊपर आएगा 10 और 10 और बढ़ाएंगे तो 20। इसी प्रकार नीचे ऊपर माइनस की संख्या होती है, नीचे प्लस। 10 का अंतर है तो 10 20, आगे और भी जगह होती, आगे संख्या होती तो 30 40 जहां तक आएगा दोनों तरफ, ऊपर माइनस के नीचे प्लस। इस प्रकार निकाल। और जब डी के मान आ जाए तो एफ इंटू डी के मान निकालें। अब एफ इंटू डी के मान हम यहाँ पर निकालेंगे, एफ इंटू डी के मान निकालेंगे, यानी एफ के मानों का गुणा डी के मान से करना, क्योंकि सूत्र में एफ डी आ रहा है। तो एफ का मान 2 है, डी का मान -20 है, इनका गुणा किया 2 इंटू 20 40 हो गए, फिर 5 इंटू 10 किया 50 बन गए, माइनस के 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 गुणा 10 40, तो 1 गुणा 20 करेंगे 20। यहाँ पर मान सिग्मा एफ डी निकलेगा और यहाँ पर सिग्मा एफ निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी माइनस वाली संख्याओं का अलग जोड़ करना, ये माइनस के 90 बन जाएंगे और प्लस के बन रहे हैं 60, माइनस के 90 प्लस के 60, तो यहाँ पर माइनस के 30 बचेंगे। सिग्मा एफ डी का मान -30 आएगा और सिग्मा एफ सबको जोड़ेंगे 7 8 15 20। सूत्र में मान लिख देंगे। सबसे पहले ए का मान हमने लिया है 25 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 30 बटे सिग्मा एफ 20, 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा 25 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 3 में 2 का भाग 1.5 बार और 25 में से 1.5 गया 23.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर।